जिले की एसपी साहिबा साधारण से कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करके एक पुरानी स्कूटी पर बैठकर पुलिस नाके को क्रॉस करने लगती हैं। तभी अचानक से वहां पर खड़े हुए पुलिस वाले उनको रुकवा लेते हैं और स्कूटी को साइड में लगाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन तभी एसपी साहिबा कहने लगती हैं कि मुझे जल्दी से दवाई लेने के लिए जाना है और बाद में आकर मैं आपको आपका चालान दे दूंगी, मुझे अभी कभी जाने दो। लेकिन पुलिस वालों में जो दरोगा होता है वह उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसे बहाने हम रोज के रोज सुना करते हैं और हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले उनका 2000 का चालान काटने वाले थे, लेकिन जब एसपी साहिबा उनसे कहती हैं कि साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, आप थोड़े कम में देख लीजिए, तो जो दरोगा होता है वह उसे 1000 रुपए देने के लिए कहता है। तो जो एसपी साहिबा होती हैं वह अपने पास से 1000 रुपए निकाल कर दरोगा को दे देती हैं। इसके बाद जैसे ही दरोगा उन 1000 रुपयों को लेता है तो उसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाती हैं और जैसे ही वह दरोगा एसपी साहिबा का चेहरा देखता है तो एकदम से हैरान और भौचक्का सा रह जाता है। कौन थी वह एसपी साहिबा और किस वजह से यहाँ पर ऐसी स्कूटी लेकर आई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक कीर्ति शर्मा नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 25 साल है और उसके घर में केवल उसकी माँ है जो काफी ज्यादा बुजुर्ग है और बीमार रहा करती है। माँ की उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी है और माँ को काफी सारी बीमारियों ने घेर रखा है। कभी कभी उनका बीपी अचानक से ज्यादा बढ़ जाया करता है और उसी समय पर उन्हें अपनी माँ को दवाई देनी होती है। लेकिन जो कीर्ति होती है वह जैसे तैसे करके अपनी माँ का और अपना पेट पाल रही थी। वह पढ़ाई भी किया करती क्योंकि उसे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करनी है और साथ में प्राइवेट नौकरी करके इन सभी चीजों को मैनेज भी कर रही थी। ज्यादा पैसे तो वो नहीं कमाती है, लेकिन जो भी कमाती है उन पैसों से उनका गुजारा जैसे तैसे करके हो जाता है, क्योंकि घर तो उनका पुश्तैनी था और वह घर से ही अपनी पढ़ाई किया करती और जो भी पैसे आया करते उनसे अपनी माँ का इलाज करवा दिया करती और अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब कीर्ति अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसकी माँ दूसरे कमरे में थी, तो उसी समय पर उसकी माँ के कमरे से एक गिलास को गिरने की आवाज आती है। दरअसल उसने अपनी माँ की साइड में एक टेबल लगा रखी थी जिस टेबल पर वह गिलास रखा हुआ था और उसकी माँ को कुछ तकलीफ होती है, उसी कारण से वह गिलास गिर जाता है। जब कीर्ति एकदम से ये आवाज सुनती है तो भागी दौड़ी अपनी माँ के कमरे में जाती है तो उसकी माँ उसे प्यास से तड़पती हुई मिलती है और कहती है कि बेटी पानी ला कर दो। इसके बाद कीर्ति फौरन से भागी दौड़ी जाती है और बाहर से पानी लेकर अपनी माँ को पानी पीने के लिए देती है। लेकिन उसकी माँ का जी बहुत जोर से घबरा रहा था और यह बात अंधेरे अंदर से कीर्ति को काफी ज्यादा तोड़ देती है। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे और 8:30 बजे जैसे वो अपनी माँ का बीपी चेक करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन उसने यहीं पर ला रखी थी, तो उसकी माँ का बीपी काफी ज्यादा होता है, लगभग 180 और 160 के बीच में होता है। इतना बड़ा हुआ बीपी देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन जहां से कीर्ति की माँ का इलाज चल रहा था उस डॉक्टर ने उसे एक टैबलेट दे रखी थी और जैसे ही उस टैबलेट को ढूंढने लगती है तो वो टैबलेट उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और आनंद फानन में अपनी स्कूटी को लेकर माँ की दवाई लेने के लिए निकल जाती है। उसके पास 1000 रुपए थे और 200 रुपए में माँ की दवाई आ जाती, इसी वजह से वो 1000 रुपए लेकर निकली थी। वह बड़ी तेजी के साथ अपनी स्कूटी को चलाते हुए एक ट्रैफिक नाके पर पहुंच जाती है जहां पर कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही वो कीर्ति को इतनी तेजी में आते हुए देखते हैं तो एकदम से एक हवलदार उसकी स्कूटी को रुकवा लेता है और रुकवाने के बाद उसे साइड में लगाने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी जो कीर्ति होती है वह पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब मुझे जाने दो, मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, अगर उन्हें टाइम पर दवाई नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद वहां का जो दरोगा होता है वह इस बात को सुन लेता है और सुनने के बाद कहने लगता है कि ऐसे बहाने हम रोज सुना करते हैं और तुम्हें कोई जल्दी वल्दी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा चालान होगा, सबसे पहले तुम अपने कागज दिखाओ। कीर्ति के कागज भी कंप्लीट थे और उसने हेलमेट भी ले रखा था। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी स्कूटी की रफ्तार थोड़ी तेज थी और इसी वजह से जो दरोगा होता है वो उसका 1500 रुपए का चालान करने के लिए कहने लगता है। अब जो कीर्ति होती है वह उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि साहब मेरी माँ की तबीयत खराब है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ऐसा करते हैं स्कूटी को यहाँ पर छोड़ देते हैं, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, दवा लेने के बाद जब मैं अपनी माँ को दवा दे दूंगी उसके बाद भले ही आप मेरी स्कूटी को रख लेना या कुछ भी कर लेना, लेकिन फिलहाल आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन दरोगा बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं
मानता है और चालान बुक निकालकर उसका चालान बनाने लगता है। जब कीर्ति देखती है कि 1500 रुपए का चालान बन जाएगा और उसके पास घर पर भी कोई पैसे नहीं है, तो उसके बाद वह दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट करती है कुछ पैसे कम करने के लिए। और तभी जो हवलदार जिसने उसे रोका था वह उससे कहने लगता है कि देखो साहब बहुत गर्म मिजाज के आदमी हैं, अगर आपको छूटना है तो बिना चालान के कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद ही आपको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो कीर्ति होती है वह हवलदार से कहने लगती है कि साहब मेरे पास 1000 रुपए हैं, आप ऐसा करो उनमें से 800 रुपए ले लीजिए और बाकी पैसों को मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ की दवाई लानी है और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तभी हवलदार कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम पूरे 1000 रुपए देती हो तो मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, क्योंकि साहब 1000 रुपए में तो मान ही जाएंगे। इस बात को सुनकर कीर्ति अपने पास से वो 1000 रुपए निकालती है और 1000 रुपए निकालकर उस हवलदार को दे देती है। हवलदार उन पैसों को लेता है और उन पैसों को लेते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है और वह कीर्ति से कहता है कि ठीक है, आगे से गाड़ी आराम से चलाना, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। कीर्ति वहां से आगे की तरफ बढ़ तो गई थी, लेकिन ना तो अब उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई रास्ता है अपनी माँ के लिए दवाई लेने का। फिर भी वो धीरे धीरे उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाती है जहां से वो अक्सर दवाइयां लिया करती थी। वहां पर जाने के बाद वह मायूसी खड़ी हो जाती है और जो मेडिकल स्टोर वाले अंकल होते हैं जिनका नाम पुरुषोत्तम होता है, पुरुषोत्तम जी उसको जाना पहचाना करते थे। उन्हें पता था कि इनकी माँ की तबीयत खराब रहा करती है और ये काफी ज्यादा मेहनत करके अपनी माँ का इलाज करा रही है। वह उनकी शंका के भावों को भाप लेता है और पूछने लगता है कि बेटी तुम इतनी मायूस क्यों हो। तो उसके बाद जो कीर्ति होती है वह उसको बता देती है कि इस तरह से मेरी माँ की तबीयत खराब है और पुलिस वालों ने मुझसे पैसे ले लिए हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है और माँ के लिए दवाई जरूरी होगी। इसके बाद पुरुषोत्तम जी उससे कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो दवाई ले जाओ और बाद में कभी मुझे पैसे दे देना। ऐसा कहकर जो मेडिकल स्टोर वाले अंकल जी होते हैं उसे वो दवाई दे देते हैं और दवाई लेकर जो कीर्ति होती है वो भागी दौड़ी दोबारा से अपनी माँ के पास जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे वो अपनी माँ को देखती है तो माँ पूरी तरह से बेहोश हुई पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि इनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए बीपी की वजह से वह अपने होश को नहीं संभाल पाती हैं और पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद कीर्ति की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने को सुनकर पड़ोस के एक अंकल जी भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे वो उसकी माँ की ऐसी हालत देखते हैं तो उसके बाद कीर्ति से फौरन उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगते हैं। कीर्ति अपनी माँ को जैसे तैसे उन अंकल जी की मदद से सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाती है और वहां पर उसे वही डॉक्टर साहब मिल जाते हैं जो इनकी माँ का इलाज कर रहे थे। और जैसे वो कीर्ति की माँ की हालत देखते हैं तो फौरन से उन्हें इमरजेंसी में ले जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। काफी देर तक कीर्ति की माँ का ट्रीटमेंट चलता है तो उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन इस बढ़ते बीपी की वजह से काफी जगह नसों में क्लॉटिंग हो गई थी, जिस क्लॉटिंग का इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में होना था। इसके बाद जैसे डॉक्टर साहब बाहर आते हैं तो उसके बाद कीर्ति को बताते हैं देखो तुमने लाने में थोड़ी देर कर दी, अगर तुम थोड़ी पहले ले आती तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और अगर तुम उस दवाई को पहले से दे देती तो तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी कीर्ति एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए डॉक्टर प्रशांत को पूरी घटना बता देती है कि इस तरह से मेरे साथ हो गया, वरना मैं टाइम पर ही दवाई लाकर माँ को दे देती। इसके बाद डॉक्टर साहब भी उसकी मजबूरी को तो समझते हैं, लेकिन वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि देखो अगर आपकी माँ का इलाज अच्छे से आपको कराना है तो आपको बड़े हॉस्पिटल में इन्हें ट्रांसफर करना होगा और वहीं से आपकी माँ ठीक हो सकती हैं। कीर्ति कहती है कि डॉक्टर साहब आपको तो पता है मैं पूरी तरह से मजबूर हूं, फिर मैं अब क्या करूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो मशीनें हमारे पास नहीं है जिन मशीनों से अच्छे से आपकी माँ का इलाज हो सके, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही आपको मिलेंगी। इसके बावजूद भी हम आपकी माँ का इलाज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप धैर्य रखो और सुबह तक का वेट करो। धीरे धीरे सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह तक भी कीर्ति की माँ की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। वह ऐसे बिस्तर पर पड़ी हुई थी, होश तो उन्हें था लेकिन अच्छी तरह से वो बोलचाल नहीं रही थी और यह बात अंदर ही अंदर कीर्ति को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। धीरे धीरे दोपहर के 12 बज जाते हैं। कॉलोनी वाले जो एक आध दो व्यक्ति उन्हें जाना पहचाना करते थे वह वहां पर आकर उसकी तबीयत को देखते हैं और देखने के बाद इस बात के लिए पुलिस वालों को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि इनका पेट नहीं भरता, चाहे कितने ही पैसे इनके पास हो, लेकिन फिर भी इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ती है। ऐसी बातों को सुन सुनकर जब तक काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वह सोचने लगती है कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। आज इन पुलिस वालों की वजह से मेरी माँ की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनकी तबीयत ठीक भी नहीं होने वाली इस तरह से, तो क्यों ना मैं इन पुलिस वालों की शिकायत करूं। कोई ना कोई बड़ा अधिकारी तो होगा जो मेरी बात सुनेगा
और इन पर सख्त से सख्त एक्शन लेगा। यही सोचकर जो कीर्ति होती है वहां के एसपी ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद एसपी साहब से मिलने के लिए कहने लगती है। फिलहाल एसपी साहब से कोई और मिल रहा था और कीर्ति को बाहर वेट करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद जो कीर्ति होती है उसे एसपी ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। अब जैसे कीर्ति एसपी ऑफिस में घुसती है तो अंदर देखती है कि वहां पर एक महिला एसपी है जिसका नाम प्रीति सिंह है। इसके बाद कीर्ति वहां पर जाती है और एसपी साहिबा से रो रो कर अपनी पूरी समस्या को बताती है। इसके बाद जब एसपी साहिबा ये पूरी बात सुनती हैं कि किस तरह से पुलिस वालों ने इसकी मां के इलाज के पैसों को भी नहीं छोड़ा और बिल्कुल भी इस पर रहम नहीं किया, तो उसे अपने पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उनको सुधारने का ठान लेती है। लेकिन उससे पहले जैसा कि उसे कीर्ति ने बताया था कि उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी मां का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा दूंगी। इसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं वहां से अपनी सरकारी गाड़ी में कीर्ति को बिठाती हैं और सीधा वहां के सरकारी हॉस्पिटल में चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वे डॉक्टर साहब से बात करती हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि जो कीर्ति की मां है उसकी बीमारी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए काफी खर्चा आएगा और वो महंगी मशीनें यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। इसी वजह से जो एसपी साहिबा होती हैं वह वहां के डॉक्टर साहब प्रशांत को अपना नंबर देती हैं और कहती है कि इनकी मां का इलाज फौरन से शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा दीजिए, उसमें जितना भी खर्चा आए आप मुझे फोन करके बता देना, मैं आपके पास पैसा भिजवा दूंगी, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। अब जब एसपी साहिबा इस बात को कहती हैं तो डॉक्टर साहब भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और वह खुद से जो कीर्ति की मां होती है उसको बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराते हैं और वहां के डॉक्टरों से भी बता देते हैं कि ये जो पेशेंट है ये एसपी साहिबा की खास है और इनका अच्छे से ख्याल रखना। इधर जब कीर्ति ये सब कुछ देखती है कि एसपी साहिबा ने उसकी मां को एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दिया है, तो इसके बाद जो कीर्ति होती है एसपी साहिबा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैडम आपकी वजह से शायद अब मेरी मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। इसके बाद एसपी साहिबा जब इस बात को सुनती हैं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कीर्ति जैसे ही एसपी साहिबा की आंखों में आंसू देखती है तो उससे पूछने लगती है कि मैडम आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो वो कहने लगती है कि दरअसल इसी तरह से मेरी भी मां थी और किसी दिन पैसों की कमी से उनकी भी जान चली गई थी। अब जब भी किसी की मां को मुसीबत में मैं देखती हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता और मुझे लगता है कि चाहे मेरी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए लेकिन इसकी मां का इलाज हो जाना चाहिए। जिस तरह से तुम संघर्ष कर रही हो उस तरह से कभी मेरे बड़े भाई ने भी संघर्ष किया था मां की जान बचाने के लिए, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाए और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला। इसी वजह से आज मुझे तुम्हारी मां के अंदर अपनी मां दिखाई दे रही है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मुझे उन पुलिस वालों को सबक सिखाना है जिन्होंने तुम्हारी मां के दवाई के पैसे रिश्वत के रूप में ले लिए और बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इस लड़की की मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद जो मैडम प्रीति सिंह होती हैं वह कीर्ति से पूरी कहानी सुनती हैं और सभी चीजों को उसके सामने अच्छी तरह से जो कीर्ति है वह रख देती है और बता देती है कि इस तरह से मैं जा रही थी और ओवर स्पीडिंग का वो 2000 रुपए का चालान बना रहे थे। पूरी बातें एसपी साहिबा के समझ में आ गई थी और इसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं वो इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने का फैसला करती हैं। एसपी साहिबा अपनी एक टीम का गठन करती हैं और टीम को ले जाकर उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर वो नाका था, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर वो लोग सभी रुकते हैं और वहीं पर एसपी साहिबा ने एक पुरानी सी स्कूटी का इंतजाम कराया था और उस स्कूटी पर बिना हेलमेट के साधारण से कपड़ों में अपने चेहरे को कपड़े से कवर करके एसपी साहिबा बैठ जाती हैं और स्कूटी को लेकर चल देती हैं। दरअसल एसपी साहिबा ने टीम को पहले ही गाइड कर दिया था कि जब मैं आपके पास फोन करूं तो आप फौरन से वहां पर आ जाना और एसपी साहिबा के पास कुछ पैसे भी थे। एसपी साहिबा अपनी स्कूटी को लेकर उस तरफ चल देती हैं जिस तरफ वो पुलिस नाका था और वहां पर जाकर उस नाके को क्रॉस करने लगती हैं। लेकिन आज यहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वो कहीं गए हुए थे और इस बार वो एसपी साहिबा को नहीं रोकते हैं। एसपी साहिबा की स्कूटी की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और देखने से लग रहा था कि इसके कागज तो बिल्कुल भी पूरे नहीं होंगे। एसपी साहिबा पूरा चक्कर मारकर वापस आ जाती है लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उन्हें वहां पर नहीं रोका था। इसके बाद एसपी साहिबा जब वहां से वापस लौट जाती है अपनी टीम के पास तो वह फौरन से एक फोन मिलाती हैं और फोन मिलाने के बाद उस नाके की चेकिंग को दुरुस्त करने के लिए बोलती हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर पूरे के पूरे पुलिस वाले आ जाते हैं और एसपी साहिबा अपनी टीम के एक मेंबर को वहां से सीधा उस नाके पर भेजती हैं और कहती है कि चुपके से ये देख कर आओ कि वहां पर पुलिस वाले आ गए या नहीं आए। तो जैसे वो व्यक्ति वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर पुलिस वाले आ चुके थे और गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग कर रहे थे, रोक रोक कर कई गाड़ियों का चालान भी कर रहे थे। इसके बाद वह व्यक्ति आकर एसपी मैडम को पूरी बात बताता है और एसपी मैडम दोबारा से इस बात के लिए तैयार हो जाती हैं। दोबारा से उन्होंने अपना गेटअप इसी तरह का कर लिया था और
एसपी मैडम स्कूटी पर बैठकर वहां से उस नाके की तरफ स्कूटी को दौड़ाने लगती हैं और उन्होंने रफ्तार भी काफी तेज पकड़ रखी थी। अब जैसे पुलिस वाले एसपी मैडम की स्कूटी को दूर से आता हुआ देखते हैं तो एकदम से उनके चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि ना तो एसपी मैडम ने हेलमेट पहन रखा था और ना ही उस स्कूटी को देखकर लग रहा था कि इसके कोई भी कागज कंप्लीट होंगे। एक हवलदार फौरन से स्कूटी को रोकता है और हवलदार के कहने पर एसपी मैडम स्कूटी को रोक लेती हैं, लेकिन रोकते ही वे हवलदार से कहने लगती है कि साहब देखो, मेरी मां की तबीयत खराब है और मुझे दवाई लेने के लिए अगले चौराहे पर जाना है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है और मुझे जाने दीजिए। तभी वहां पर वही दरोगा आ जाता है जिस दरोगा ने कीर्ति की मां के इलाज रिश्वत के रूप में ले लिए थे, और वह आकर हंसते हुए कहने लगता है कि देखो मैडम, हम हर व्यक्ति से इसी तरह के बहाने सुना करते हैं और ये बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आपने तो ना तो हेलमेट पहन रखा है और ऊपर से काफी तेज रफ्तार में स्कूटी को चला भी रहे थे और देखने से लग रहा है कि स्कूटी के कोई कागज भी नहीं होंगे। लेकिन तभी एसपी मैडम कहने लगती है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, इस स्कूटी के सारे कागज कंप्लीट हैं और जल्दबाजी में मैं हेलमेट लगाना भूल गई, क्योंकि मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और दवाई टाइम पर नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी मां को दवाई देने के बाद दोबारा से आपके पास आ जाऊंगी और आप भले ही मेरा चालान कर लेना, मैं उसका भुगतान कर दूंगी। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं मानते हैं और उसका चालान काटने के लिए बिल बुक निकालने लगते हैं। अब जैसे एसपी मैडम देखती है कि वो लोग चालान काट रहे हैं तो वो पूछने लगती है कि साहब आप किस चीज का चालान काटोगे? तो वो बताते हैं कि हेलमेट का चालान काटूंगा और ये चालान तुम्हें 2000 रुपए का पड़ेगा। अब यह बात सुनकर एसपी साहिबा हवलदार से कहने लगती है कि साहब इतने पैसे तो ज्यादा हैं, कुछ कम करवा दीजिए साहब से कहकर, क्योंकि मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं और इतने पैसे ही मैं अपने पास लेकर आई हूं, मैं काफी ज्यादा गरीब हूं, इससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद जो हवलदार होता है वो कहता है कि देखो 2000 रुपए का चालान है तो कम से कम 1500 रुपए तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं एक बार साहब से बात करके। और इसके बाद जो हवलदार होता है वहां से दरोगा साहब के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। बात करके जो हवलदार होता है एसपी साहिबा को इशारा करता है और इसके बाद एसपी साहिबा वहां पर जाती है और हवलदार उसे पैसे देने के लिए कहने लगता है। एसपी साहिबा चुपचाप से 1000 रुपए निकालती है और दरोगा के हाथ में रख देती है। दरोगा उन्हें अपने हाथ में लेता है और मुट्ठी बांधकर वह उन्हें अपने गोद में रख लेता है। इसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं वो फौरन से उस कपड़े को अपने चेहरे से हटा देती हैं जो उसने लगा रखा था, और जैसे ही दरोगा एसपी साहिबा को देखता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। दरअसल वो दरोगा एसपी साहिबा को भली भांति जानता था और वह ये बात बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि एसपी साहिबा ऐसी स्कूटी पे इस तरह से यहां पर आ सकती हैं। उसके बाद एसपी साहिबा अपना फोन निकालती हैं और पूरी टीम को फौरन से वहां पर बुला लेती हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में पूरी की पूरी टीम वहां पर आ गई थी और जैसे टीम वहां पर आती है तो वह लोग एक बीकर में कुछ लिक्विड लेकर आए थे और उस लिक्विड के ऊपर जैसे दरोगा साहब का वो हाथ जिस हाथ से उन्होंने पैसों को जेब के अंदर रखा था उस लिक्विड में डाला जाता है तो उस लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है और यहां पर दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसके बाद एसपी साहिबा सभी को फौरन से सस्पेंड कर देती है और जो दरोगा होता है वो गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी एसपी साहिबा सभी के सामने उस बात को बता देती हैं जो कुछ भी कीर्ति और उसकी मां के साथ हुआ था, और इनकी लापरवाही की वजह से इन्होंने जब उनकी दवाई के पैसे ले लिए तो उसे हॉस्पिटल में अब भर्ती होना पड़ रहा है। सभी लोग रो रो कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन एसपी साहिबा किसी को भी नहीं बख्शती है और इसके बाद कीर्ति के पास जाकर उसकी मां की तबीयत के बारे में पूछने लगती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चलने की वजह से धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत में सुधार आने लगा था और कुछ दिनों में ही उसकी मां की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब कीर्ति ने यह सब कुछ देखा कि डिपार्टमेंट के अंदर भले कितने भी करप्ट लोग हों लेकिन कुछ सही लोग भी हुआ करते हैं, तो वह एसपी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरी मां की जान बच पाई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।